स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएस के बारे में। क्वेड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ तो उसके साइडलाइन के अंदर में इंडिया और यूएस ने भी, आप देखिए कि क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क है उसको साइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि साइन यहाँ पे क्या किया गया है। इंडिया और यूएस ने फ्रेमवर्क साइन किया है कोऑपरेशन इन एंश्योरिंग कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका कंटिन्यूस सप्लाई है वो कैरी आउट हो सके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इस फ्रेमवर्क को साइन करने का ज़रूरत पड़ा। आप देखिए कि लास्ट ईयर जब यूएस के द्वारा टैरिफ को इम्पोज किया गया था चाइना के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में और ब्राज़ील के अगेंस्ट में भी लार्जर नंबर के अंदर में जो टैरिफ लगाया गया था, तो चाइना के पास में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका रिजर्व है वो अवेलेबल है, काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में उनके पास में रिजर्व है। और प्रेजेंट समय के अंदर में कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको अगर आपको यहाँ पे कैरी आउट करना है, नया टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका ज़रूरत है, उनका इम्पोर्टेंस है। तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई है जो वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था उसके ऊपर में कंट्रोल है वो सेटअप किया गया। फिर आप देखिए कि यूएस के द्वारा पैक्स सिलिका नाम का भी एक इनिशिएटिव लाया गया था। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका कंटिन्यूस सप्लाई है वो कैरी आउट हो सके। अब इंडिया एंड यूएस ने यहाँ पे ये जो साइन किया है उसका भी अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका माइनिंग हो, उनका जो प्रोसेसिंग हो, रिसाइकलिंग हो, जिसमें किसी भी तरीके से कोई डिस्टरबेंस है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, क्वेड के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग के अंदर में क्रिटिकल मिनरल्स के ही बारे में एक एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन हुआ है, जिसमें 120 बिलियन यूएस डॉलर का जो टारगेट है वो रखा गया कि गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, 120 बिलियन यूएस डॉलर का जो जो इन्वेस्टमेंट है उसको मोबिलाइज किया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर के अंदर में। तो ये बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से हुआ। चाइना के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने देखा कि चाइना ने कैसे वहाँ पे ट्रेड के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया था, जिसको कि यूएस एंड अदर जो फॉरेन पावर्स हैं वो कहते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको वेपनाइज किया गया, ट्रेड को वेपनाइज किया गया उनके द्वारा, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाते हुए। स्टूडेंट, चाइना का जो प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंस है इस सेक्टर के अंदर में, आप देखिए कि जो जो ओवरऑल जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका 60% जो प्रोडक्शन है वो चाइना के वहाँ पे हुआ करता है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका जो 60% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, चाइना के वहाँ पे। चाइना के वहाँ पे 60% प्रोडक्शन है। सेकंड, अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में तो उनका भी जो 60% प्रोडक्शन है वहीं पे ही आपको मिलेगा। और स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो प्रोसेसिंग है इन सभी के रिगार्डिंग में 80% के आसपास जो प्रोसेसिंग है वो आपको चाइना के वहाँ पे है। तो इस तरीके से एक चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप से है। क्या हमारी कंट्री के अंदर में भी क्रिटिकल मिनरल्स का प्रेजेंस है? यस स्टूडेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स का प्रेजेंस है, बट प्रॉब्लम क्या है। एक तो आप देखिए कि हमारा जो डोमेस्टिक रिजर्व है, हमारा कंट्री का जो डोमेस्टिक रिजर्व है वो काफ़ी कम है। डोमेस्टिक जो रिजर्व है, रिजर्व का जो संख्या है वो काफ़ी कम है। फिर कहीं पे जो रिजर्व मिला भी है तो वहाँ पे इस तरीके से वो क्रिटिकल है कि जो नेचुरल बैरियर्स इस तरीके से हैं या उस तरीके का टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है कि उस रिजर्व को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको हम यूटिलाइज है वो कर सकें। इस वजह से हमारा जो नेशन है, इंडिया जो है, वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिटिकल मिनरल्स वहाँ से सप्लाई होंगे, नया जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में हम उन थिंग्स को यूज करते हुए कुछ डेवलपमेंट को कैरी आउट करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और आप देखिए कि जो चिली है, इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर में हम लिथियम का जो सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हम कोबाल्ट का जो सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो नए प्रोडक्ट हैं उनके डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंग्रेडिएंट के रूप से आप उनको देख सकते हो। तो ये बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या हमारा गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव चलाया है क्या, तो 2025 के अंदर में नेशनल क्रिटिकल जो मिनरल मिशन है वो चलाया गया था कि क्रिटिकल मिनरल्स का एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि इनका हमें जो सप्लाई को भी इंश्योर करना है, जो पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप करना है क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में। तो 2025 के समय में गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है वो रहा था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें क्वेड के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग के बारे में है। अब आप देखिए कि क्वेड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्वेड बेसिकली क्या है, 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, जिसमें कौन कौन है, जिसमें इंडिया है,
यूएसए है, इंडिया यूएस के बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। पिछले कुछ समय से इसके लीडर्स का मीटिंग नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था वो यूएस के अंदर में हुआ था। उस समय मीटिंग इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होता, बट यूएस के उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन है तो मीटिंग को यहीं पे ही ऑर्गेनाइज किया जाए। अब इंडिया में लीडर्स का मीटिंग होगा, बट अभी तक आप देखिए कि प्रॉपर जो डेट है वो नहीं आया है कि कब वो मीटिंग ऑर्गेनाइज है वो रहेगा। प्रेजेंट समय में इंडिया और यूएस के बिटवीन में डिफरेंसेज भी हैं। लास्ट 1 ईयर से डिफरेंसेज किस तरीके से हैं? एक तो आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में यूएस का क्लेम करना कि उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में जो रोल प्ले किया था बोथ कंट्रीज के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट को स्टॉप करवाने के रिगार्डिंग में। फिर लास्ट ईयर अगस्त के दौरान में ब्रिक्स के मीटिंग के बाद में इंडिया और ब्राज़ील है, तो जिसमें आप देखिए कि इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ को इम्पोज करना, हमारा जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको किस तरीके से लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ था। जो हम रीड करते हैं कि तमिलनाडु का जो कोंगू नाडु का एरिया है जहाँ पे तिरुपुर नाम की एक जगह है जो टेक्सटाइल का लार्जर एक्सपोर्ट यूएस के लिए किया करता था, वहाँ पे 50% टैरिफ लगने की वजह से कैसे वहाँ से एक्सपोर्ट कम हुआ, कैसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ। तो उसके बाद से इंडिया और यूएस के बिटवीन में लिटिल बिट डिफरेंसेज हैं। कभी इंडिया का रसिया के साथ में ऑयल परचेज है उसको सैंक्शन किया जाना यूएस के द्वारा, तो ऐसा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से इंडिया अभी लीडर्स का जो समिट है उसका डेट फिक्स नहीं है कि यूएस के प्रेसिडेंट आएंगे या नहीं आएंगे और कब वो मीटिंग होगा। यहाँ पे जो जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ है उसमें जो जिन एरियाज़ में डिस्कशन किया गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्राइसिस है, जो ब्लॉकेज है ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान को नेचुरल एडवांटेज है उसको ब्लॉक करने के रिगार्डिंग में, और ईरान के ऊपर में अटैक किया गया था यूएस और इजराइल के द्वारा, उसके बाद में ही ईरान ने वो ब्लॉकेज है वो किया है। अब यहाँ पे कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं? मैरी टाइम के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक तो हुआ है मैरी टाइम एंड एनर्जी डोमेन कोऑपरेशन, मैरी टाइम एंड एनर्जी डोमेन कोऑपरेशन। फिर इसके अलावा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस एंड कोलोब्रेशन इनिशिएटिव है जिसमें सर्विलेंस को इंक्रीज किया जाएगा। जो लास्ट ईयर आप देखिए कि एक डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव लाया गया था इंडो पैसिफिक के अंदर में, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में, उसको भी एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है। और क्वेड के ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन्होंने क्वेड के जो पोर्ट एरिया के अंदर में भी पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें फिजी नाम का जो कंट्री है, फिजी कहाँ पे है? फिजी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसके पास में एक सिचुएटेड आइलैंड नेशन है फिजी, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन का भी काफ़ी सारा पॉपुलेशन रहा करती है। हिंदी लैंग्वेज भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो फिजी के वहाँ पे आप देखिए कि जो क्वेड का पोर्ट से रिलेटेड जो पार्टनरशिप है उसको एक पायलट बेसिस के ऊपर में वहाँ पे कुछ चलाया जाएगा। क्या यूपीएससी आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा कि कहाँ किस प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ? अभी 26 के एग्ज़ाम में तो आप देखिए कि कुछ पूछे भी गए हैं ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन कि जर्मनी का जो चांसलर इंडिया के लिए आए तो क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे, कोई नए इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया गया था। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टाइम के रिगार्डिंग में अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव है, कोऑपरेशन का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे अनाउंस हुआ है इस डिस्कशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेमोग्राफी के चेंज के बारे में है, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो सेंसस है वो 2011 के समय में हुआ था। अब जो सेंसस है वो 2027 के समय में कंप्लीट होगा। तो आप देखिए कि जो डेमोग्राफी में चेंज हुआ इसको स्टडी करने के लिए एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बेसिकली इसको अनाउंस है वो किया कि एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसमें डेमोग्राफिकल जो चेंज हैं, जो इलीगल माइग्रेशन का एक इशू है उसको डील करते हुए हमें यहाँ पे उसको स्टडी है वो करना है। हमारी कंट्री में इलीगल माइग्रेशन क्यों हुआ करता है उसका बेसिक रीज़न है पोरस हमारे यहाँ पे बॉर्डर होना, कि बॉर्डर एरिया के अंदर में कोई ना कोई आप देखिए कि गैप का एग्जिस्ट करना। कंट्रीज़ हैं जो हमारे नाइबर एरियाज़ के अंदर में कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं तो उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर में
जैसे कि हम जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं, जिसमें हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एज ए कंट्री के रूप से बताया, वहाँ पे जो माइनॉरिटी सेक्शन के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है, जो उन लोगों को जैसे सिटीजनशिप ग्रांट करता है हमारा जो कंट्री, एक टाइम पीरियड और एक कंडीशन में वो अगर आ चुके हैं इंडिया के अंदर में, तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा और माइनॉरिटी सेक्शन से वो बिलोंग करने चाहिए उन कंट्रीज़ के अंदर में। कुछ 6 माइनॉरिटीज़ हैं जो डेजिग्नेट हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। फिर आप देखिए कि जो म्यांमार है वहाँ पे रोहिंग्या जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसके अगेंस्ट में वायलेंस होना, वहाँ के जो लोग हैं लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं और कैसे ना कैसे वो बॉर्डर एरिया है उसको मिसयूज करेंगे, वहाँ से वो एंट्री का जो कोशिश है वो किया करते हैं, तो काफ़ी बार उनका माइग्रेशन के अंदर में डेथ भी हुआ करता है। जैसे कि वो कोई से जो बोट से जा रहे हैं, बोट का कोलैप्स होना, टू मच वहाँ पे लोगों का प्रेजेंस होना बोट के ऊपर में, तो ऐसे आप देखिए कि डेथ भी हुआ करती हैं। तो ये जो इलीगल माइग्रेशन है उसको स्टडी किया जाएगा इस जो पैनल है उसके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या हमने स्टूडेंट जो रिफ्यूजीज़ का जो कन्वेंशन है क्या उसको हमने साइन किया है, रेटिफाई किया है? तो इंडिया आप देखिए रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको रेटिफाई है वो नहीं करता है। इंडिया बेसिकली यहाँ पे बताता है कि अगर हम रेटिफाई करेंगे तो कोई लीगल बाउंडेशन रहेगा कि हम उनको, जो पर्सन आए हैं हमारे कंट्री के अंदर में, उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। तो इंडिया उसको आप देखिए कि रेटिफाई है वो नहीं करता है। यूएस ने कहा कि यूएस एंड ईरान की डिफरेंसेस के बारे में है। अब एक यहाँ सीज फायर का जो ब्रेकिंग का जो इंसिडेंट सामने आया है, कुछ स्ट्राइक्स हैं वो किए गए हैं, ईरान जो है उनका भी अपना यहाँ पे स्टेटमेंट है। एग्ज़ाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए आपको ईरान का लोकेशन तो पता ही होना चाहिए, कौन कौन से कंट्री इसके साथ में एरिया शेयर करते हैं। अभी आप देखिए कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कौन से कंट्री हैं वो वहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्रॉस करने के रिगार्डिंग में कि कौन कौन से कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर में सिचुएटेड हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में होने की वजह से ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया गया था। एक तो आप देखिए कि कतर नाम का जो कंट्री है वो इनसाइड एरिया के अंदर में है। इनसाइड एरिया के अंदर में आपको यूनाइटेड अरब अमीरात है वो कम्प्लीटली इनसाइड नहीं है, उनका एक जो पोर्ट है वो आप देखिए कि गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में भी सिचुएटेड है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। कतर के अलावा स्टूडेंट्स बहरीन है, कतर के अलावा बहरीन है, कुवैत है, सऊदी भी है, बट सऊदी का एक पार्ट जो है वो रेड सी में भी शेयर होता है। तो कम्प्लीटली उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही क्रॉस करना होगा उस कंट्री के अंदर में विजिट करने के लिए। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट जो हॉर्मुज का जो एरिया है, जब यहाँ पे पर्शियन गल्फ के बारे में रीड किया जाता है तो जो जो ओमान नाम का जो कंट्री है उसका भी एक जो रीजन है, उनका भी एक पेनिनसुलर एरिया है मेनलैंड से अलग, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उस पॉइंट के ऊपर में ही सिचुएटेड है। अब पॉइंट के ऊपर में सिचुएटेड होने की वजह से उसको भी आप पर्शियन गल्फ के पार्ट के रूप से काउंट करते हो। बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि किस कंट्री को जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना ही होगा, और सीरिया को भी ऑप्शन में दिया गया था जो कि मेडिटेरियन सी के वहाँ पे सिचुएटेड है। मेडिटेरियन सी लेबनान के नॉर्दर्न पार्ट में उसका एरिया शेयर होता है मेडिटेरियन सी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिव्यू पेटिशन के बारे में है, मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप देखिए कि पेटिशन फाइल हुआ था। कावेरी नाम का जो रिवर है, कावेरी रिवर, जिसके वाटर के रिगार्डिंग में जो डिफरेंस डिस्प्यूट जो कंसर्न्स जो हुआ करते हैं, अब कावेरी रिवर के ऊपर ही एक मेकेदातु प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका का प्रपोजल है कि एक ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग में इस प्रोजेक्ट को डेवलप है वो किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए तो तमिलनाडु है वो ओबियसली इसके अगेंस्ट में अपोज करेगा, क्योंकि बाद में कर्नाटका के बाद में जो पानी है वो तमिलनाडु के लिए जाया करता है, और रेस्ट ऑफ द कंट्री तो आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून से पानी रिसीव करता है। बट हमारा जो कोरामंडल कोस्ट का एरिया है, जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है, वो आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून है, उसके थ्रू जो पानी है उसको रिसीव करता है। तो तमिलनाडु के अंदर में बारिश भी अक्टूबर के समय में आएगा, सितंबर अक्टूबर के समय में आएगा। हमारे यहाँ पे जो बारिश है वो जुलाई जून इन समय में हुआ करता है, और अगस्त के समय में। तो अब आप देखिए कि मेकेदातु प्रोजेक्ट जो कि ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग में है, कावेरी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, जिसको कि अपोज किया गया था। तमिलनाडु ने एक रिव्यू पिटीशन के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट वो यहाँ पे किया है।
एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, कावेरी रिवर के बारे में पता होना चाहिए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में वो फ्लो करती है। कर्नाटका और जो जो केरल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स का एक जगह है जिसको ताल कावेरी भी बोलते हैं, वहाँ से वो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। उस रिवर का एक एंशियंट नेम है, उसको पोनी के नाम से भी जानते हैं। आधा जो रिवर का हाफ जो कोर्स है वो साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारा नॉर्मल मानसून है, उससे पानी रिसीव करता है। हाफ जो कोर्स है जो कि जो जो डेट तमिलनाडु के वहाँ पे फ्लो करता है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो बारिश है वो रिसीव करता है। तो ये भी एक वहाँ पे फीचर है। गिर के बारे में है, गिर के वहाँ पे क्या हुआ, गिर के वहाँ पे आप देखिए कि जो 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 एशियाटिक लाइन्स जो पाए जाते हैं उसके अंदर में टिक पैरासाइट का एक इन्फेक्शन सामने आया है। और जो कप्स का जो डेथ हुआ है उसमें सस्पेक्ट किया गया है कि जो टिक पैरासाइट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन में वहाँ पे डेथ हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले हमने K9 डिस्टेंबर वायरस के बारे में भी रीड किया था, जो कि डॉग्स की वजह से स्प्रेड होने के चांसेस बताए गए थे। K9 डिस्टेंबर वायरस की वजह से भी गिर के अंदर में जो एशियाटिक लाइन्स हैं उनकी डेथ का न्यूज़ है, जो 2019-20 के समय में रहा था। 1920 के समय में K9 डिस्टेंबर वायरस की वजह से, अब टिक पैरासाइट की वजह से है। काफ़ी बार आप देखिए कि एक कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, सपोज कीजिए प्रोटेक्टेड एरिया है गिर का। अब गिर के अंदर में एशियाटिक लाइन्स का जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो काफ़ी बार एक प्रपोजल ये भी होता है कि इन नंबर्स को किसी अदर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में भी शिफ्ट किया जाए, कि जिससे कि यहाँ पे कोई अगर डिजीज़ का आउटब्रेक हो तो कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर में इम्पैक्ट ना हो। अदर एरिया के अंदर में अगर लोग हैं तो जो भी स्पीसीज है तो उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर आप देखिए कैसे ही काजीरंगा के अंदर में जो वन हॉर्न राइनो है उसके रिगार्डिंग में ये डिस्कशन होता है कि जो वन हॉर्न राइनो को अदर पार्ट के अंदर में भी सप्लाई है वो किया जाए। अब गिर के वहाँ पे ये जो इशू आया है, गिर कहाँ है, गिर है बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में है। वहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं, 7 के आसपास रिवर हैं वो फ्लो करती हैं गिर के एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि रिवर्स इंपॉर्टेंट है उस एरिया के अंदर में वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, हो सकता है कोई नेशनल पार्क हो, कोई रामसर साइट तो नहीं, कोई नेशनल पार्क हो या कोई अदर प्रोटेक्टेड एरिया हो, वहाँ पे कोई लेक बना हो, कोई रिवर वहाँ से पास करती हो, तो ये एक बेसिक पैरामीटर है जिस पे क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया को आप रीड करो तो इस पर्सपेक्टिव से भी रीड किया करो कि वहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है या कौन सा जो रिवर है वो पास करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि गिर के बारे में ये हमने देखा, ये हमने K9 डिस्टेंबर वायरस के बारे में देखा, टिक पैरासाइट इन्फेक्शन के बारे में देखा जो कि वहाँ पे ब्लड को यूज करता है जो भी स्पीसीज है उसका। कुछ डेथ्स जो हैं वो इस वजह से भी हुआ करती हैं कि टेरिटोरियल फाइट है वो स्पीसीज में होती है। टेरिटोरियल फाइट मीन्स कि यहाँ पे कोई एरिया है जिसके ऊपर में एक जो लॉइन है वो उसका प्रेजेंस रहेगा, अदर एरिया है उसमें अदर लॉइन का प्रेजेंस रहेगा, कोई थर्ड यहाँ पे लॉइन अगर इनका टेरिटरी में एंट्री करता है तो उनके बिटवीन में जो फाइट है वो हुआ करती है। तो ये गिर के बारे में है। एशियाटिक लाइन्स क्या हमारे ओरिजिनल इंडिया से ही बिलोंग करते हैं या ईरान से इनका इंडिया के अंदर में माइग्रेशन हुआ है? तो आप देखिए कि जो पर्शियन लाइन भी इनको बोलते हैं, और इनका जो माइग्रेशन है वो इंडिया के अंदर में पर्शिया का जो एरिया है वहाँ से ही इंडिया के लिए हुआ था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इबोला के केस के बारे में है, इबोला केस के बारे में क्या यहाँ पे मेंशन किया गया, मेंशन यही किया गया है कि जो कोंगो एंड रवांडा का बॉर्डर एरिया है, इटूरी प्रोविंस का जो एरिया है, कोंगो एंड जो युगांडा का जो एरिया है, वहाँ पे जो जैसे आउटब्रेक हुआ WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप से भी इसको डिक्लेयर किया है। एक सस्पेक्ट पर्सन है, इबोला केस का एक सस्पेक्ट केस है वो सामने आया है। अथॉरिटीज़ ने आप देखिए कि क्वारंटाइन किया गया है, हेल्थ का जो अलर्ट है उसको इशू किया गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से है हेल्थ अलर्ट के बारे में। फिर आप देखिए कि जुडिशरी के अंदर में काफ़ी बार आप कंप्लीट जस्टिस जो टर्म है उसको रीड करते हो, तो कंप्लीट जस्टिस के बारे में ये आर्टिकल है वो लिखा गया है कि जुडिशरी के अंदर में कंप्लीट जस्टिस है वो क्या हुआ करता है। तो आर्टिकल 142 को यूज करते हुए जो हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा आप देखिए कि कोई भी नेसेसरी ऑर्डर है उसको डिलीवर किया जाता है जो कि कम्प्रीहेंसिव है, इक्विटेबल जस्टिस है। और इवन आप देखिए कि एग्जिस्टिंग लॉज प्रोसीजर्स है उसके अंदर में भी उस जो रेमेडी है उसको नहीं प्रोवाइड किया गया है।
काफ़ी बार ये जो कंप्लीट जस्टिस का जो टर्म है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल के रूप से भी जुडिशल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं कि प्रेजेंट जो स्टैट्यूट हैं जो कि हमारे जो लीगल एरिया है उसके अंदर में भी उस रेमेडी का नहीं प्रोवाइड है और उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए जुडिशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। समय समय पे अलग अलग केसेज के अंदर में ये कंप्लीट जस्टिस का जो टर्म है वो आप देखिए कि चेंज हुआ है। क्या हाई कोर्ट्स को भी यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वो डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से इस्टेब्लिश है, उनको पावर दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है कि जो लॉ है वो साइलेंट है या इनकेपेबल है ग्रीवेंस करने के लिए कोई भी इश्यू को, तो उस समय जुडिशल इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे अपने रोल को प्ले करे, एक कंप्लीट जस्टिस है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट जस्टिस का जो टर्म है उसके बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबल के जो गार्ड्स हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाए, प्रोसिक्यूट करने के रिगार्डिंग में उनको इम्यूनिटी रहे, उनको उनके अगेंस्ट में केस है वो ना चले। चंबल के अंदर में आप देखिए कि जो सैंड माइनिंग का एक इश्यू सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 स्टेट्स कौन से, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, इन ऑल 3 स्टेट्स को जो डायरेक्शन इशू किया गया था कि आपको चंबल एरिया के अंदर में जो माइनिंग है उसको यहाँ पे रोकना है। फिर स्टूडेंट्स वेटलैंड के बारे में है, वेटलैंड का जो काउंटिंग प्रोसेस है उसके डाइल्यूशन के रिगार्डिंग में कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन है वो करेगा तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। वेटलैंड डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, अभी एग्जामिन करेगा, रिजल्ट नहीं आया है, जब रिजल्ट इसका कोई जजमेंट डिलीवर किया जाएगा तो उसको हम लार्जर डिटेल में रीड करेंगे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये वही दिन है जब रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 के समय में, ईरान के वहाँ पे एक रामसर नाम का जो सिटी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ हैं उनको मेंशन किया गया है। फिर आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में है कि यूएस के जो बेसेज हैं, कि जो वेस्ट एशिया में यूएस के जो बेसेज हैं वो कंटिन्यूस प्रोटेक्टेड सिचुएशन में नहीं है। ये यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ लेबनान के बारे में है, इजराइल के द्वारा वहाँ पे स्ट्राइक है वो किया गया है। जो लेबनान और इजराइल के बिटवीन में जो लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं। काफ़ी अलग अलग कलर का जो लाइन है जो इजराइल के आसपास वहाँ पे बनी हुई हैं, इजराइल का जो सीरिया के साथ में एरिया शेयर होता है वहाँ पे भी एक लाइन एग्जिस्ट करती है। एक जो लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो वेस्ट बैंक एंड इजराइल का एरिया है वहाँ पे भी है, ये यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज लाइन्स हैं। रिसेंटली आप देखिए कि इजराइल के जो मिलिट्री के लीडर थे उन्होंने एक लाइन को बताया था जो कि गजा स्ट्रिप के साथ में, बट वो यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज लाइन है वो नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि अभी वो फेवर में नहीं है, अब्राहम अकॉर्ड उनके द्वारा ज्वाइन है वो किया जाए। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, 2020 के समय में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनका चलाया गया एक इनिशिएटिव है जिसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि इजराइल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में इंक्रीज हो, कि वेस्ट एशियन कंट्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें इजराइल के साथ में। फिर आप देखिए कि रसिया के द्वारा अटैक के बारे में है, रसिया और यूक्रेन अटैक को यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ के बारे में तो सीरिया के अंदर में केमिकल वेपन को यूज किया गया था नहीं किया गया था, वो यहाँ पे उसके जो एविडेंस है आप देखिए कि एविडेंस मिले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है उनके द्वारा ये बताया गया जो कि केमिकल वेपन के रिगार्डिंग में है। 1997 के समय ये ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हुआ था जो केमिकल वेपन्स के मिसयूज को या इनके कंप्लीट प्रोसेस को ये डील है वो किया करता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेग के अंदर में इनका हेडक्वार्टर है, हेग नीदरलैंड के अंदर में। तो ये आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के बारे में है। 2013 के समय में जो नोबल पीस प्राइज़ है वो इस इंस्टीट्यूशन को दिया गया था, नोबल जो पीस प्राइज़ है वो दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें जो न्यूज़ है वो इजराइल के बारे में है। इजराइल ने कहा है कि हमास के जो नए टारगेट हैं उनको उनके द्वारा हमास के जो नए एरिया हैं उनको टारगेट किया गया। एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। टर्की के अंदर में राइट्स का सिचुएशन है, पुलिस ने आप देखिए कि टीयर गैस है उसको फायर किया गया है टर्की के वहाँ पे, जो जिसमें एक कुर्दिश लीडर हैं उनके बारे में भी स्टेटमेंट था कल या परसों के न्यूज़पेपर के अंदर में।
और बेल्जियम के बारे में है, बेल्जियम में आप देखिए कि स्कूल बस और ट्रेन का कोलिजन हुआ जिसमें कुछ डैश सामने आई हैं। बेल्जियम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का भी पार्लियामेंट है और जो नाटो का है उसका भी हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का कुछ न्यूज़पेपर का न्यूज़ था, आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।